10वां प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक था? भाई, भारत विकासशील देश है, विकसित नहीं हुआ है, अभी प्रगति के पथ पर चल रहा था स्वतंत्रता के बाद। तो आत्मनिर्भरता यानी खुद सेल्फ डिपेंड होने की आवश्यकता क्यों थी? तो इसका उत्तर है, आत्मनिर्भरता का अर्थ है देश अपनी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में अतिरेक उत्पन्न करे। मतलब यह कि जब हमारे यहाँ जो खपत है उससे ज़्यादा हमें बढ़ा करके उत्पादन करना होगा, जिससे अतिरेक उत्पन्न हो, यानी विक्रय अधिशेष, और अपने आयातों का भुगतान करने के लिए सक्षम हो। जो हम मंगा रहे हैं दूसरे देशों से आयात, उसको भी हम भुगतान करने के लिए सक्षम हो। जो देश अपने आयातों का भुगतान अपने उत्पादक के निर्यातों द्वारा करते हैं, वे आत्मनिर्भर देश कहलाते हैं। मतलब यह कि आयात और निर्यात यहाँ पे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहलाएंगे? आत्मनिर्भर देश। कि भैया हम अपनी ज़रूरतों के लिए आपको, अगर आपके यहाँ से हम कोई सामान मंगा रहे हैं तो उसके बदले हम अपने यहाँ से कोई सामान दे देंगे। विकासशील देश सामान्यतः आत्मनिर्भर नहीं है। विकासशील देश आत्मनिर्भर नहीं होते क्योंकि उनके पास निर्यात उनके आयातों का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त होता है। ठीक है, मतलब वो आयात ज़्यादा करते हैं, आयात ज़्यादा होता है और निर्यात कम होता है। आयात ज़्यादा होगा, निर्यात कम होगा, तो हमारा जो विकास है वो स्लो गति से आगे बढ़ेगा। तो विकासशील देश के रूप में भारत को आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक है, इसको हम लोग बिंदुओं में देखेंगे। पहला है, विदेशी सहायता देश की आंतरिक प्रयास क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मतलब यह कि अगर हम विदेशों से कोई सहायता लेते हैं तो हमारी खुद की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और उसे जाना है, इस पूरे रोड को पार करना है, तो इस व्यक्ति को अगर हम कार में बैठा करके यहाँ से वहाँ ले जाएं और रोड को पार करा दें, तो ये हाथ पैर नहीं चलाएगा। और जहाँ भी जाना हो इसके लिए कार हो, ठीक है, यानी सहायता हो इसके लिए, तो इसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे। इसकी जो क्षमता है पैदल चलने की या दौड़ने की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी सहायता, कोई चीज़ अति अगर सहायता कर दो तो क्षमता कम हो जाती है। जो व्यक्ति जीवन में कोई काम नहीं करता, उससे काम कराओ तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि देश की आंतरिक प्रयास क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव विदेशी सहायता डालती है। विदेशी सहायता विकास विरोधी तथा बचत विरोधी है। ठीक है, विदेशियों से जो सहायता हमें मिलती है दूसरे देशों से, वो विकास करने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, और वो बचत करने के लिए भी नहीं मिलती है। वो सहायता ऐसे रूप में मिलती है कि जैसे हमारा विकास ना हो और हम बचत भी ना कर पाए। ठीक है, विदेशी सहायता अधिकांशतः प्रतिबद्ध होती है, यानी कि एक टर्म और कंडीशन लगाए गए होते हैं, अतः इसका इच्छित उपयोग नहीं हो पाता। भारत में पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना रहा है। उदाहरण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई ताकि खाद्यान्नों के मामले में देश आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को इसीलिए प्राथमिकता दी गई। बाद में औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, यानी कि हम कृषि में और उद्योग में आत्मनिर्भर बन जाएं, जिससे कि हमें विदेशियों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। 11वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनके कारण यह विश्व का बाह्य प्रापण केंद्र बन गया है। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां क्या है? बाह्य प्रापण का मतलब होता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हमारे यहाँ जो इंजीनियर हैं या कॉल सेंटर हैं, वो अपनी सेवा यहाँ से विदेशों को दे रहे हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग इसे कहते हैं। यानी भारत की जो प्रतिभा है वो विदेशियों के लिए काम कर रही है और हमारा भारत इसके लिए एक बहुत बढ़िया केंद्र बन गया है। वो अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं? तो विश्व के बाह्य प्रापण केंद्र के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुकूल परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। भारत में तीव्र गति से सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ है, यानी कि बहुत तेज़ी से मोबाइल, टेलीफोन है ना, वो जो संचार के साधन अन्य हैं, नेटवर्क हुआ, हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सब चीज़ें बहुत जल्दी बढ़ने लगी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी इन्हें कहते हैं।
इनका विस्तार बहुत तीव्र गति से हुआ। भारत में प्रापण सेवाओं की लागत बहुत कम आती है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत कम लागत में काम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक है। कार्य का निष्पादन कुशलतापूर्वक हो जाता है। कुशलता क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड युवक युवतियाँ हैं, वो लोग अच्छा काम देते हैं। सेवा दर निम्न है, मतलब बहुत कम जो है दरों पे हम काम करते हैं और श्रम शक्ति कुशल है। वही बात कि हमारे यहाँ श्रम शक्ति कुशल है। इसी क्रम में मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कॉल सेंटर का। कॉल सेंटर जो होते हैं, जो आप लोग कोई भी अगर चीज़ लेते हो तो उसमें कस्टमर केयर का नंबर होता है, कॉल सेंटर होता है, चाहे वो चीज़ किसी भी विदेश की हो। लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो होते हैं, इंग्लिश इतनी अच्छी होती है हमारे यहाँ के कुशल श्रम की कि वो फिर कस्टमर केयर में बात करने के लिए बहुत ही अच्छे रूप में माने जाते हैं। कॉल सेंटर में उन्हें बहुत जल्दी नौकरियाँ मिलती हैं। हम यहाँ बैठ करके अपनी सेवाओं को बाहर के देशों में भेजते हैं। 12वां प्रश्न, योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास के सार्वजनिक क्षेत्र को ही अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई थी? ठीक है, योजना के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो सरकारी क्षेत्र है, सरकार को अग्रणी भूमिका सौंपी गई। भाई सरकार को इसलिए सौंपी गई, एक तो ये था कि प्राइवेट सेक्टर हम लोगों ने नहीं खोला था इतना ज़्यादा, क्योंकि अंग्रेज ने अभी हम लोगों को स्वतंत्र किया था। हम लोग 200 साल की परतंत्रता में थे, तो हम काफ़ी डरे हुए थे कि फिर से कोई चीज़ ऐसी ना आए कि हमें फिर से परतंत्र कर दे, दास बना ले। इसलिए हम लोग सरकार को उच्च श्रेणी में रखा गया, सरकारी क्षेत्र को ज़्यादा काम दिया गया। मतलब सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र जो है वही अग्रणी भूमिका निभाता रहा। तो इसके कारण थे, पहला है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। अभी अभी हम स्वतंत्र हुए थे और हमारे पास पर्याप्त पूंजी नहीं होगी जिससे हम कोई उद्योग बड़ा लगा सकें। उस समय बाजार भी इतना बड़ा नहीं था जिसमें उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। भाई आप कोई वस्तु अगर बना रहे हो तो ये मार्केट में ही तो लाओगे ना, मार्केट में ही इसे बेचोगे। लेकिन मार्केट इतना बड़ा था नहीं, था भी, लोग थे भी, तो उनके पास आय नहीं थी। जब आय रहेगी तब तो वह कोई वस्तु खरीदेंगे। जब आय नहीं थी, क्योंकि अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था, अभी तो हम बेसिक नीड्स ही पूरी करने में लगे हुए थे, है ना। उस समय बाजार भी इतना बड़ा नहीं था। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योग पर नियंत्रण करेगी। ठीक है, सरकार जो थी वो भारी और बड़े उद्योग में नियंत्रण करेगी, ये लिया गया, क्योंकि समाजवाद का कॉन्सेप्ट जो था वो अपनाया गया था। देश में क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमता को कम करने के लिए आर्थिक और सामाजिक संकेंद्रण को कम करना आवश्यक था। देखो, ये जो विषमताएं थी, जो समानता नहीं थी, ये कब पूरी होती? जब हमारा क्षेत्र जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र होता, सामाजिक संकेंद्रण होता। तो ये बहुत ज़रूरी था, न कि लाभ कमाना। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र कल्याण की भावना पे काम करता है और निजी क्षेत्र उद्योगपति लाभ की भावना पे। और अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? कल्याण की ज़रूरत थी। ठीक है, ताकि हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें। 12वां प्रश्न, योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास के सार्वजनिक क्षेत्र को ही अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई थी? ठीक है, योजना के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो सरकारी क्षेत्र है, सरकार को अग्रणी भूमिका सौंपी गई। भाई सरकार को इसलिए सौंपी गई, एक तो ये था कि प्राइवेट सेक्टर हम लोगों ने नहीं खोला था इतना ज़्यादा, क्योंकि अंग्रेज ने अभी हम लोगों को स्वतंत्र किया था। हम लोग 200 साल की परतंत्रता में थे, तो हम काफ़ी डरे हुए थे कि फिर से कोई चीज़ ऐसी ना आए कि हमें फिर से परतंत्र कर दे, दास बना ले। इसलिए हम लोग सरकार को उच्च श्रेणी में रखा गया, सरकारी क्षेत्र को ज़्यादा काम दिया गया। मतलब सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र जो है वही अग्रणी भूमिका निभाता रहा। तो इसके कारण थे, पहला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। अभी अभी हम स्वतंत्र हुए थे और हमारे पास पर्याप्त पूंजी नहीं होगी जिससे हम कोई उद्योग बड़ा लगा सकें।
उस समय बाजार भी इतना बड़ा नहीं था जिसमें उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। भाई आप कोई वस्तु अगर बना रहे हो तो ये मार्केट में ही तो लाओगे ना, मार्केट में ही इसे बेचोगे। लेकिन मार्केट इतना बड़ा था नहीं, था भी, लोग थे भी, तो उनके पास आय नहीं थी। जब आय रहेगी तब तो वह कोई वस्तु खरीदेंगे। जब आय नहीं थी, क्योंकि अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था, अभी तो हम बेसिक नीड्स ही पूरी करने में लगे हुए थे, है ना। उस समय बाजार भी इतना बड़ा नहीं था। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योग पर नियंत्रण करेगी। ठीक है, सरकार जो थी वो भारी और बड़े उद्योग में नियंत्रण करेगी, ये लिया गया, क्योंकि समाजवाद का कॉन्सेप्ट जो था वो अपनाया गया था। देश में क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमता को कम करने के लिए आर्थिक और सामाजिक संकेंद्रण को कम करना आवश्यक था। देखो, ये जो विषमताएं थी, जो समानता नहीं थी, ये कब पूरी होती? जब हमारा क्षेत्र जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र होता, सामाजिक संकेंद्रण होता, तो ये बहुत ज़रूरी था, न कि लाभ कमाना। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र कल्याण की भावना पे काम करता है और निजी क्षेत्र उद्योगपति लाभ की भावना पे। और अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? कल्याण की ज़रूरत थी। ठीक है, ताकि हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें। 13वां प्रश्न है, इस कथन की व्याख्या करें। हरित क्रांति ने सरकार को खाद्यान्नों के प्रापण द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने योग्य बनाया ताकि वह कमी के समय उसका उपयोग कर सके। भाई, हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा गेहूं और चावल हुआ। ठीक है, इस खाद्यान्नों के प्रापण द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने योग्य बनाया, मतलब यह कि ये खाद्यान्न जो हैं वो एक भंडार में रखे जाएं, एक भंडारण किया जाए। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा उत्पन्न हो गए थे खाद्य। ठीक है, तो कमी के समय उसका उपयोग हो सके। कमी के समय जैसे मान लो बाढ़ आ गया और इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ गई, युद्ध हो गया या कुछ भी ऐसा, जब खाद्यान्नों की कमी होगी तो इसका उपयोग किया जा सके। तो इसको व्याख्या करना है। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, हरित क्रांति से कृषि में जो गतिरोध आ रहे थे, जो बाधाएं आ रही थी, वो सॉल्व हो गई। उच्च पैदावार वाली किस्मों, कीटनाशकों, उर्वरकों, निश्चित जल पूर्ति तथा आधुनिक तकनीक की मशीनों के प्रयोग से कृषि उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ गया। किसान कृषि उपज को बाजार में बेचने लगे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न की कीमतों में कमी आई। अब देखिए, खाद्यान्न की कीमतों में कमी क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पूर्ति जो है वो क्या हो गई? बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि 1000 टन गेहूं रखा है और मार्केट में जो लोग हैं वो 100 हैं, यानी कि उन्हें 100 टन चाहिए। तो बाकी का जो 900 था वो क्या हो गया? बेकार हो गया। ये 900 जब बेकार होने लगा तो पूर्ति क्योंकि ज़्यादा थी, मांग कम थी, तो हमने क्या किया? कीमतों को, प्राइस को घटा दिया कि भैया आप 2 ही रुपये में ले जाओ, लेकिन 900 भी ले जाओ, नहीं तो खाद्यान्न ऐसी चीज़ है कि वो सड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पूर्ति जब ज़्यादा हो जाती है और डिमांड यानी मांग जो है वो कम हो जाती है, तो कीमतें क्या होती हैं? गिर जाती है। मांग के नियम में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर 900 जो है इसको बेचने के लिए कीमतें कम की जाने लगी। फिर से इसे देखते हैं। फलस्वरूप खाद्यान्न की कीमतों में कमी आई। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों को कीमतों में इस सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। जो मध्यम वर्गीय थे, निम्न आय वाले, वो तो खूब गेहूं चावल खरीदने लगे। विपणित अधिशेष की वजह से सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों को प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी। विपणित अधिशेष की वजह से सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों को प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिसे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। प्रश्न हमारा है, सहायिकी किसानों को नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित तो करती है, पर उसका सरकारी वित्त पर भारी बोझ पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सहायिकी की उपयोगिता पर चर्चा करें। यहाँ पे प्रश्न हम पहले समझते हैं। सहायिकी की बात कर रहे हैं, यानी एड
यानी कि सहायता, जो सरकार हमें सहायता देती है किसानों को, तो किसानों को जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ अगर 100 रुपये का लेना है कि बीज लेना है, तो ये 100 रुपये का बीज उन्हें फ्री में दे दिया जाता है। तो इस 100 रुपये की जो भुगतान है वो कौन करेगा? सरकारी खजाना करेगा, यानी सरकारी वित्त। तो इस तरह से अगर फ्री करने लगे सरकार हर चीज़ को, तो सरकारी वित्त पर भारी बोझ पड़ता है। तो इसी की उपयोगिता पर, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सहायकी की उपयोगिता पर चर्चा करना है। तो उत्तर आपके सामने है। आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायकी एक ज्वलंत बहस का विषय बन गया है। हमारे देश के छोटे किसान अधिकांशतः गरीब हैं। छोटे किसानों को विशेष रूप से HYV प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सहायकी दी जानी आवश्यक है। भाई जो छोटे किसान हैं, जो कि अच्छे बीज और कीटनाशक और रसायन खाद नहीं ले सकते हैं, उनको तो आप फ्री में दे दो। सहायता के अभाव में वे नई प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जरूरी है उन्हें फ्री में देना, क्योंकि वो छोटे किसान हैं, गरीब हैं, जिसका कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायकी धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उर्वरकी सहायता का बड़ा लाभ बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरक उद्योग तथा अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को ही पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसान जो है दे सकता है पैसा, वो भी नहीं दे रहा है, क्योंकि सबके लिए फ्री किया गया। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकी पर सहायकी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं, यानी खाद पर अगर आप खाद को फ्री में दे रहे हो तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इससे लक्षित समूह को लाभ नहीं होगा और सरकारी कोष पर अनावश्यक, यहाँ आवश्यक नहीं, यहाँ होगा अनावश्यक बोझ पड़ेगा। इसके विपरीत कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि सहायकी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकतर किसान गरीब हैं और सहायकी को समाप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इनका तर्क ये है कि किसान जो है वो गरीब हैं, तो भैया सहायता करनी चाहिए और इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। इससे नुकसान यह होगा कि गरीब किसान और गरीब हो जाएंगे, क्योंकि उनको खरीदना पड़ेगा बीज खाद, है ना। तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन स्तर गिरेगा, खाद्यान्नों की कमी से कीमतें बढ़ने लगेंगी, जिससे हम विदेशों से सहायता लेने को मजबूर होंगे। भैया अगर आप नहीं सहायता करेंगे तो आज जो किसान है वो उत्पादन नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? खाद्यान्नों की कमी हो जाएगी। खाद्यान्नों की कमी होगी तो कीमतें बढ़ेंगी, खाद्यान्न महंगे होंगे, और जब महंगे होंगे तो विदेशों से सहायता भारत को लेना पड़ेगा। इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सहायकी से बड़े किसानों तथा उर्वरक उद्योगों को अधिक लाभ हो रहा है, तो सही नीति सहायकी समाप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनसे केवल निर्धन किसानों को ही लाभ मिले। जैसे कि कोई लाभ अगर अमीर किसान को भी मिल रहा है और इस छोटे से किसान को भी मिल रहा है, यहाँ पे हमने लाभ दे दिया, इतना ही लाभ हम इसे दें और इतना ही इसे दें, तब तो भाई सरकारी खजाने पे बोझ पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस किसान को अलग से लाभ दें, यानी कि न दें लाभ या छोटा लाभ दें, और इस किसान के लिए एक सेपरेट लाभ बनाएं, बड़ा लाभ, यानी कि यहाँ हमें कैटेगराइज करना होगा, दोनों को अलग अलग करना होगा। अगर इन्हें ज़रूरत नहीं है तो इन्हें लाभ न दें, इन्हें ज़रूरत है तो इन्हें लाभ दें, तब तो सहायकी सही है। 15वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक हमारी 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही क्यों लगी रही? तो भाई कृषि क्षेत्र में हमारी जनसंख्या लगी रही, क्यों लगी रही? इसका उत्तर है 60 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में, कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भाई ये हमारा रिसर्च है, ये हमारे अर्थशास्त्रियों का रिसर्च है, ठीक है। भारत में 1950-90 की अवधि में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कम हुआ, लेकिन कृषि क्षेत्र पर आश्रितों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई। मतलब यह कि कृषि का जो उत्पादन में योगदान था वो तो कम हुआ है, यानी कृषि क्षेत्र का उत्पादन तो कम है लेकिन उस पर लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। 50 में 67.5% लोग व 90 में
64.9% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी थी। बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। इसका कारण यह माना जाता है कि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। इसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि उद्योग क्षेत्र कृषि में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। भाई जो गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है वो अगर खेती छोड़ देगा तो कहाँ भागेगा? उद्योग की तरफ और सेवा की तरफ। लेकिन सेवा और उद्योग को पाने के लिए प्रशिक्षण चाहिए, एक नॉलेज चाहिए, ठीक है, एक पढ़ाई चाहिए, शिक्षित व्यक्ति चाहिए। लेकिन ऐसे ये लोग थे नहीं जो गांव से निकले थे। तो क्या इसका परिणाम निकला कि वो उद्योग और सेवा क्षेत्र इन लोगों को खपा नहीं पाए। अनेक अर्थशास्त्री इसे 50-90 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं। मूलतः इसका कारण द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का आशानुकूल विकास न हो पाना है। अब आगे हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन। यद्यपि उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बहुत आवश्यक रहा, पर सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम ऐसे हैं जो भारी हानि उठा रहे हैं और इस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के संसाधनों की बर्बादी के साधन बने हुए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोगिता पर चर्चा करें। मतलब यह कि सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम हैं, कंपनियां हैं, वो बिल्कुल हानि उठा रही हैं और एक तरह से देखा जाए तो उन संसाधनों के मेंटेनेंस के लिए हमारा पैसा ही लग रहा है, सरकार का पैसा ही लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम यानी उद्योग जो हैं उनकी उपयोगिता क्या है। उत्तर इसका देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी, ठीक है। इसी कारण राज्य को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि राज्य उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। यानी कि सरकार उन उद्योगों पर बहुत ही ज़्यादा वॉच करता रहेगा, उस पर नियंत्रण लगाएगा जो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण उद्योग थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया। इस क्षेत्र की भूमिका से कम पूंजी वाले लोगों को भी उद्योग क्षेत्र में प्रवेश का मौका मिला। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की। यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे उनका परफॉर्मेंस, निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस की कड़ी आलोचना की। इस क्षेत्र ने एकाधिकारी शैली में काम किया जिससे निजी क्षेत्र को पर्याप्त आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला। किस क्षेत्र ने काम किया एकाधिकारी की तरह? सार्वजनिक क्षेत्र ने एकाधिकारी, यानी यही है और कोई नहीं है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि इस क्षेत्र को अब उन उद्योगों से हट जाना चाहिए जहां निजी क्षेत्र की तरह से काम कर सकता है। यानी ठीक तरह, यहाँ पे है क्षेत्र, ठीक तरह से काम कर सकता है। यहाँ पर ठीक होगा, जहाँ निजी क्षेत्र अगर अच्छे से काम कर सकता है तो वहाँ से सरकारी क्षेत्र को हट जाना चाहिए। किंतु अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज भी सार्वजनिक क्षेत्र की आपरित बनी हुई है। उदाहरण के लिए उच्च विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार आवश्यक है। गैर लाभकारी किंतु उपयोगी क्षेत्रों में प्रारंभिक विनियोग सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार आवश्यक होता है। यानी यह कि ये सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है वो गैर लाभकारी होता है। गैर लाभकारी का मतलब ये लाभ के बेसिस पे काम नहीं करता बल्कि कल्याण देखता है, ठीक है। प्रारंभिक विनियोग सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही संभव है। जनोपयोगी सेवाओं की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में ही की जा सकती है। यानी लोगों के जो उपयोग की चीज़ें हैं, सड़कें हैं, पुल है, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है। और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से ही आर्थिक विषमताओं को कम किया जा सकता है। इस प्रकार निम्न क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार अपरिहार्य है। कौन कौन से क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र होने चाहिए? सुरक्षात्मक उद्योग, यानी कि जो डिफेंस के जो भी इंडस्ट्री है, जहाँ पे औजार बनते हैं, जहाँ पर हथियार बनते हैं। भारी विनियोग वाले उद्योग जो बहुत ज़्यादा जिसमें निवेश किया गया है, भारी बड़े बड़े उद्योग। लंबी गर्भावधि वाले उद्योग तथा जन उपयोगी क्षेत्र,
यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म वाले जो उद्योग हैं, और जन उपयोगी क्षेत्र यानी लोगों के जो कल्याण वाले क्षेत्र हैं, उपयोग वाले क्षेत्र हैं वो। तो इन 4 में जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार जरूरी है। अब आता है हमारे सामने 17वां क्वेश्चन। आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है? आयात प्रतिस्थापन का क्या मतलब हुआ कि आयात को हम निर्यात से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी निर्यात को हमें बढ़ाना है और आयात को क्या करना है, आयात को हमें कम करना है। आयात का जगह कौन ले लेगा? निर्यात ले लेगा। तो आयात प्रतिस्थापन इसे कहते हैं। उत्तर इसका देखिए, हमारे नीति निर्माताओं द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबद्ध थी। ठीक है, या तो औद्योगिक नीति या व्यापार नीति कह लो, एक ही जैसी थी। हमारी योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। मतलब यह कि हम व्यापार जो है अपने अंतर्राज्य में ही करते थे, बाहर से नहीं। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। मतलब यह कि हम अपने ही देश में उन चीज़ों को उगा लें, बना लें, प्रदान कर लें जो हमें विदेश से मंगानी पड़ रही है। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। घरेलू उत्पादन, इस नीति द्वारा राज्य ने घरेलू उद्योगों की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया और विदेशी प्रतिस्पर्धा इस नीति के द्वारा राज्य ने घरेलू उद्योगों की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया और विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। ठीक है, यानी कि विदेशी प्रतिस्पर्धा द्वारा हमारे उद्योग पिट जाते, यानी कि हम उससे कंपटीशन नहीं कर सकते थे, तो आयात प्रतिस्थापन किया गया। आयात संरक्षण 2 प्रकार के थे। प्रशुल्क, यानी कि आयातित वस्तुएं इसमें महंगी हो जाती हैं, इसे हम इंग्लिश में टैरिफ कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रशुल्क हुआ। कोटा, कोटे में क्या है, एक मात्रा तय होती है। इसमें क्या होता है, फीस बढ़ा दी जाती है, प्राइस बढ़ा दी जाती है और इसमें एक तय सीमा में ही हमें आयात करना होता है। प्रशुल्क एवं कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती है। मतलब यह कि आयात हमारे जब ज़्यादा नहीं आएंगे, हमारे यहाँ कंपटीशन नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ के उद्योग क्या है, उस कंपटीशन से बच जाएंगे और अपने ऊपर ध्यान दे सकेंगे और वो बढ़ सकेंगे। अब आते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन पे, जो है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में निजी क्षेत्र का नियमन क्यों और कैसे किया गया? निजी क्षेत्र में टर्म्स और रूल रेगुलेशन कैसे जारी किए गए? उत्तर देखिए, भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के राज्य के लक्ष्य के अनुसार, भाई राज्य जो है यानी सरकार जो है भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखेगी। ठीक है, इस लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति 1956 को लाया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योग को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम वर्ग में वो उद्योग सम्मिलित थे जिन पर राज्य का अनन्य स्वामित्व था, यानी बिल्कुल सार्वजनिक क्षेत्र, प्योर सार्वजनिक। दूसरे वर्ग में वो उद्योग थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, परंतु जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती थी। यहाँ भी सरकार ही सर्वेसर्वा थी। तीसरे उद्योग में वे उद्योग थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया, यानी इसे भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से राज्य के नियंत्रण में रखा गया लाइसेंस पद्धति द्वारा। इस प्रस्ताव में सरकार के लिए ऐसा काम करना आवश्यक था। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ाना था। तो यहाँ पे 1956 की जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव था उसका जो मेन टर्म था वो ये था, जो कि आप लोग अपने उत्तर में लिखेंगे। अब 19वां प्रश्न है, युग्मों को सुमेलित करना है। एक तरफ 1 2 3 और इधर क ख ग घ में दिया गया है, तो इसको सुमेलित करने के लिए जो इस साइड है आपके लेफ्ट साइड, उसके सामने ही सही आंसर हम लिखेंगे और ये रहा वो उत्तर सामने। प्रधानमंत्री जो होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष, यानी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। कोटा क्या किया है, आयात की जाने वाली
मात्रा, जो चीज़ आयात कर सकते हैं वो मात्रा डिसाइड की जाती है, वो है कोटा। भूमि सुधार क्या है? कृषि क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि के लिए किए गए सुधार। उच्च उत्पादकता वाले बीज, अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज। और सहायकी क्या है? उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता। तो इस तरह 9वां क्वेश्चन जो है आप लोग उत्तर में सही सही जो है सामने लिख लेंगे। तो इस तरह से पूरे जो क्वेश्चन 19 है, 19 तक ही है इस चैप्टर में, वो आपके पूरे होते हैं।